नमस्कार। इस नए विस्तृत विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का हमारा विषय है भारत के संविधान का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पद, यानी भारत के राष्ट्रपति। शुरुआत करते हैं स्लाइड 2 से, जहां संवैधानिक स्थिति की बात की गई है। स्रोत के अनुसार संविधान के भाग 5, जिसे संघ कहा जाता है, उसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ये अनुच्छेद 52 से 78 तक है। हाँ, और इस पूरे ढांचे में राष्ट्रपति के पद को मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। वे भारत के प्रथम नागरिक हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, और उन्हें एक नाममात्र प्रमुख या नॉमिनल हेड कहा गया है। अब ये जो नाममात्र शब्द है ना, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वे शक्तिहीन हैं। सीधी सी बात है। इसका अर्थ ये है कि शासन की असली बागडोर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। अनुच्छेद 52 और 53 इसी बात को स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 बस इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन बहुत अहम। और इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 53 ये तय करता है कि संघ की पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सरकार का हर काम इन्हीं के नाम पर होता है। मतलब दुनिया की नजरों में भारत सरकार का मतलब भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं। नीतियां भले ही कैबिनेट तय करे, लेकिन मोहर राष्ट्रपति की ही लगती है। यहां से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब कोई पद इतना शक्तिशाली हो तो उसे चुनने की प्रक्रिया सामान्य नहीं हो सकती। बिल्कुल। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। इसमें सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं। मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके पीछे का तर्क बहुत ही साफ है। कुछ सदस्यों को खुद राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। अगर उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया जाए तो ये निष्पक्षता के खिलाफ होगा। सही बात है। चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। लेकिन जो चीज इस चुनाव को सबसे ज्यादा जटिल बनाती है वो है इसका तरीका। अनुच्छेद 55 के तहत ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। हाँ, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित है। ये शब्द सुनने में किसी भारी गणित के फॉर्मूले जैसे लगते हैं। थोड़े हैं भी, लेकिन आसान भाषा में समझें तो एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि विधायक या सांसद सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुनते। वे अपनी पसंद के एक लिस्ट बनाते हैं। पहली पसंद, दूसरी पसंद। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये सुनिश्चित करता है कि हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उनके वोट का मूल्य तय हो। इससे राष्ट्रपति पूरे देश का समान प्रतिनिधित्व करते हैं। एकदम सही। अब जब चुनाव इतना विस्तृत है तो उम्मीदवार बनने की शर्तें भी कड़ी होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 उन योग्यताओं को बताता है। भारत का नागरिक होना, कम से कम 33 वर्ष की आयु और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। ये 35 वर्ष की आयु सीमा रखना भी एक बड़ा संदेश है। ये पद एक लंबी उम्र के अनुभव और परिपक्वता की मांग करता है। बिल्कुल। और इसी परिपक्वता को सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 59 कुछ शर्तें लगाता है, जैसे कोई भी लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब आप सरकार से वेतन लेने वाली किसी दूसरी नौकरी पर रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हाँ, और न ही किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं। पागल या दिवालिया ना होना भी इसमें शामिल है। अब अगर हम कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 56 के अनुसार ये 5 वर्ष का होता है और वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 60 के तहत उन्हें शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 57 पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन क्या हो अगर राष्ट्रपति खुद संविधान का उल्लंघन करने लगें? यहीं पर अनुच्छेद 61 सामने आता है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। इसका एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे पारित करने के लिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि पास करना बहुत ही मुश्किल है। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच है। इसी के साथ अनुच्छेद 62 आता है। अगर पद रिक्त हो जाए
तो 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है और इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सत्ता में निरंतरता कैसे बनी रहती है। देश 1 सेकंड के लिए भी अपने राष्ट्र प्रमुख के बिना नहीं रह सकता। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मशीनरी कभी रुके नहीं। बिल्कुल। चलिए अब इस पद से जुड़ी सबसे असाधारण शक्तियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां देता है। इसमें क्षमादान, दंड विराम, परिहार और लघुकरण शामिल हैं। ये सच में न्याय व्यवस्था का अंतिम दरवाजा है। राष्ट्रपति मृत्युदंड और सैन्य अदालत की सजा को भी माफ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन तुरंत अनुच्छेद 74 का संदर्भ देना जरूरी है। राष्ट्रपति ये सब अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। शक्तियों के इस संतुलन को हम विधायी शक्तियों में भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। जब कोई बिल उनके पास आता है तो वे हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या लौटा सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। हाँ, हालांकि कानून बनाने की एक और शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना। जब संसद सत्र में ना हो तो कानून बनाने की ये फास्ट ट्रैक शक्ति है। बिल्कुल, और इसकी समय सीमा संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक होती है। अब अगर न्यायिक और नियुक्ति शक्तियों को देखें तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। हालांकि वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी वही करते हैं। कैग, यूपीएससी अध्यक्ष और चुनाव आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करते हैं। मतलब कार्यपालिका का पूरा ढांचा राष्ट्रपति के इर्द गिर्द खड़ा है। लेकिन जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तब क्या? संविधान ने उन्हें आपातकालीन शक्तियां भी दी हैं। हाँ, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है। ये अब तक 3 बार लगा है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356, जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है। और अंत में अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो राहत की बात है कि आज तक कभी नहीं लगा। इन शक्तियों का सबसे बड़ा प्रभाव देश के संघात्मक ढांचे पर पड़ता है। आपातकाल में राज्यों की शक्तियां सिमटकर सीधे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। तो आखिर इस सब का क्या अर्थ है? इतने सारे अनुच्छेदों को समझने के बाद कुछ दिलचस्प तथ्य भी सामने आते हैं, जैसे नीलम संजीव रेड्डी का निर्विरोध राष्ट्रपति बनना। और ज्ञानी ज़ैल सिंह का उदाहरण भी बहुत मशहूर है। हाँ, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। हमने वीटो की बात की, लेकिन ये पॉकेट वीटो क्या है? देखिए, वीटो 3 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति किसी बिल पर न हस्ताक्षर करते हैं, न उसे लौटाते हैं। वे बस उसे अनिश्चित काल के लिए रोक लेते हैं। ये सच में एक बहुत ही कूटनीतिक शक्ति है। इसके अलावा स्रोत में अनुच्छेद 71 का भी जिक्र है। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवादों का फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो राज्य में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियां होती हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते और न ही उनके पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। यही बात राष्ट्रपति के पद को अद्वितीय बनाती है। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, आज के इस विस्तृत विश्लेषण से मुख्य निष्कर्ष ये निकलता है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक नाममात्र प्रमुख नहीं है। वे संविधान के संरक्षक, सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और संकट के समय देश के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। हमने अनुच्छेद 52 से लेकर आपातकालीन शक्तियों तक सब कुछ कवर किया है। हर एक अनुच्छेद और उसमें छिपी बारीकियां देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत रखने के लिए कैसे काम करती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नया कानून बनता है, यही नियम देश की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल, ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक संपूर्ण क्रैश कोर्स की तरह है। मैं सहमत हूँ। और पॉडकास्ट, मेरा मतलब है, इस विस्तृत विश्लेषण का समापन मैं एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगी जिसमें स्रोत सामग्री में सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं है। वो क्या है? हमने देखा कि राष्ट्रपति आमतौर पर मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन पॉकेट वीटो जैसी शक्तियों को देखते हुए क्या राष्ट्रपति सच में सिर्फ एक रबर स्टैंप है, या वे हमारे संविधान के एक ऐसे शांत और सतर्क पहरेदार हैं
जो सही समय आने पर देश की पूरी राजनीतिक दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं? ये बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। हम अपने सभी सुनने वालों से कहेंगे कि वे इस सवाल पर स्वयं मंथन करें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोचक विषय के साथ।